Welcome again to the next video of this series, Endoplasmic Reticulum, in the cell biology section. We are going to discuss the protein modifications, its processing, folding, and that mainly occurs in the rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is the major site for the protein processing and the folding. Now, firstly, we need to learn why the protein folding is necessary. Why to fold a protein? इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर आप कोई टॉय बनाना चाहते हैं और वो टॉय किसी वायर से बना रहे हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली फोल्ड नहीं करेंगे तो आप वो टॉय नहीं बना पाएंगे, या कोई दूसरे टाइप का टॉय बन जाएगा जो आपका इंटरेस्ट ना हो, जिससे आप खेलना पसंद नहीं करते हो। इसी तरीके से प्रोटीन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, दैट्स लाइक ए स्ट्रिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स, and depending on the different charges of the amino acids, with the help of other chaperone kind of small proteins, they may provide the energy, they may maintain that string of amino acid in the unfolded state until that is being properly folded. So protein processing is highly important to generate the active sites if a protein is going to play as a role of enzyme, or to generate a motif or a domain which are having the structural features, structural functional aspects. So, if a protein is not folded properly, that means it is not going to function properly. So, to maintain the function of a protein, we need to, that is the high demand, that we need to fold that protein properly. Now, what kind of contribution rough endoplasmic reticulum is generating for the protein processing and the folding? Mainly, there are four principal modifications that impart a structural stability of the protein. That means, प्रोटीन का अगर ये प्रोसेसिंग नहीं होंगे तो प्रोटीन की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। प्रोटीन कुछ टाइम बाद में वेयर टेयर आएगा, उसमें वो दूसरी प्रोटीन से अनस्टेबल होकर रिएक्ट करेगी और वो ख़त्म हो जाएगी। ये जो चार प्रिंसिपल मॉडिफिकेशंस हैं, इनमें से जो पहले दो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो पहला है वो है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। नो, इसी के बारे में बात करते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है ग्लाइकोसिल ग्रुप को प्रोटीन पर अटैच करना। ग्लाइकोसिल ग्रुप क्या होता है? ग्लाइकोसिल ग्रुप माने शुगर्स का एक छोटा सा ग्रुप बना हुआ है जो डाइसैकेराइड होता है, ओलिगोसैकेराइड जिसको कह सकते हैं आप। ओलिगोसैकेराइड एक होगा जो तकरीबन 10 से 20 के आसपास यूनिट्स का, शुगर यूनिट्स का मिलकर बना हुआ होता है। ऐसा एक ग्रुप प्रोटीन पर अटैच किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, दिमाग में ये ख्याल आना लाजमी है कि प्रोटीन पर कहाँ अटैच किया जाएगा, क्योंकि प्रोटीन तो अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है, तो किसी न किसी अमाइनो एसिड पर अटैच किया जाएगा। तो कौन से अमाइनो एसिड पर अटैच किया जाएगा? और हर अमाइनो एसिड में अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो हमने ये देखना है कि जिन प्रोटीन्स में एन यानी नाइट्रोजन पर ये प्रोटीन ग्रुप ग्लाइकोसिल मोइटी अटैच होती है, ग्लाइकोसिल ग्रुप अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन। अब ये जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन में अमाइनो ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। अगर जिस अमाइनो एसिड में एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप होगा वहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन होगा, और उसमें से जो मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ अमाइनो एसिड है दैट इज एस्पेरेजीन, जो हम डिटेल में आगे बात करेंगे। दूसरा जो मेजर फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। हमने 11th-12th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था कि प्रोटीन की चार अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड द क्वाटरनरी। प्राइमरी मीन्स स्ट्रिंग ऑफ अमाइनो एसिड, सेकेंडरी मीन्स the alpha helix and the beta sheet kind of structure. Tertiary means the multiple alpha helix and the beta sheets with the turn of beta turn and the anti-parallel and the parallel arrangement. They are creating a three-dimensional structure that is called tertiary structure.
And quaternary structure means more than one subunits if are involved to maintain a protein. That is called quaternary protein. So, disulfide bond is highly important to generate the tertiary structure of a protein, which is the functional structure. So, we will discuss later on. Then the next parts of next kind of modifications provided in the rough endoplasmic reticulum are the proper folding and the assembly of multi-subunit protein, as we have discussed. To maintain the quaternary structure of a protein, multiple subunits of the protein have to be in the proper arrangement, and that arrangement is also provided by the rough endoplasmic reticulum. And finally, the specific proteolytic cleavage. हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है कभी कि इंसुलिन जो होता है वो एक प्रो हार्मोन के फॉर्म में जनरेट होता है, प्रो इंसुलिन काम नहीं करता, उस पर स्पेसिफिक कट लगेंगे, कट लगने के बाद में वो प्रॉपर प्रोसेस होगा और प्रॉपर प्रोसेस होने के बाद में ही वो इंसुलिन का काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसी तरीके से हमने कुछ एंजाइम्स के नाम पढ़े होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में जाइमोजेंस कहे जाते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो बनते बड़े साइज के हैं और उनको फाइनली फंक्शन करने के लिए उनको स्पेसिफिक कट की ज़रूरत होती है, कहीं से काटा जाता है स्पेसिफिक लोकेशन से, तभी वो छोटे होंगे और तभी वो प्रॉपरली फोल्ड हो पाएंगे, और प्रॉपरली फोल्ड होंगे तो वो प्रॉपरली फंक्शन करेंगे। सो ये बेसिकली 4 मॉडिफिकेशन है जिनमें पहले 2 को हम फर्दर डिटेल में यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता क्या है जनाब, जिसकी वजह से ये फोल्डिंग प्रोवाइड करवा देता है। दूसरे सेल ऑर्गेनल में क्यों नहीं हो पाता, साइटोप्लाज्म में क्यों नहीं हो पाता, और हो पाता है तो फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़रूरत क्या आन पड़ी थी, कुदरत ने इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्यों बनाया। तो हम बहुत अच्छे तरीके से इसमें देखेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ल्यूमेन होता है उसका जो एनवायरनमेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, और साइटोप्लाज्म का जो एनवायरनमेंट होता है वो रिड्यूसिंग नेचर का है। अगर आप किसी प्रोटीन का डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दें और उसको साइटोप्लाज्म में इंसर्ट अगर आपने करवा दिया किसी टेक्निक के थ्रू, तो उसका जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो सल्फाइड्रिल ग्रुप के फॉर्म में टूट जाएगा, क्योंकि वहां पर रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट इज द हाई नेसेसिटी फॉर द डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, and that is basically provided the lumen of endoplasmic reticulum that is continuously consistently maintained throughout the endoplasmic reticulum. यहाँ से प्रोटीन प्रॉपरली मॉडिफाई होगा तो ही वो बाहर निकलेगा, नहीं तो अगर वो प्रॉपरली मॉडिफाई नहीं हुआ तो अपनी डेस्टिनी पे नहीं जाएगा, रादर देन उसको डिग्रेड करवा दिया जाएगा, साइटोप्लाज्म में फेंक दिया जाएगा और प्रोटियोलाइसिस होकर उसको ख़त्म करवा दिया जाएगा। तो हम इन्हीं फोल्डिंग फैक्टर्स को सबसे पहले कंसिडर करते हैं, और उससे पहले हमने यहाँ पे एक पॉइंट ये देखा है, ओनली विद द करेक्ट मॉडिफिकेशंस द प्रोटीन मूव ऑन टू दैट डेस्टिनेशन। जैसे सपोज कर लीजिए किसी प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी की तरफ जाना है या लाइसोसोम में भी जाना है, तो रास्ता होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, थ्रू वेसिकल्स, लाइसोसोम, राइट। अब अगर वो प्रोटीन सपोज करिए उसमें 3 मॉडिफिकेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होने थे, 2 मॉडिफिकेशंस गोल्जी बॉडी में होने थे, तो टोटल 5 मॉडिफिकेशन होंगे, तब वो लाइसोसोम की तरफ प्रोसीड करेगा, सपोज कर लीजिए। तो अगर उस प्रोटीन में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 मॉडिफिकेशन है अगर नहीं हो पाते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी की तरफ नहीं जा पाएगा। ये एब्सोल्यूट चेक है, इन चेक के थ्रू ही गुजर के एक चुंगी नाका या चेक पोस्ट आप कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आपके पास में ये चीज़ है तो ही आप आगे जा सकते हैं, नहीं तो आप आगे नहीं जा सकते। जैसा हम सेल साइकिल में कंसिडर करते हैं कि S1 फेज से G2 में अगर आपको एंटर करना है तो S1 फेज को कंप्लीट होने के सिग्नल हो, G2 की प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाए एस फेज में, तब ही वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने इस पॉइंट को कंसिडर किया। नाउ द फोल्डिंग फैक्टर्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 to 4 कैटेगरीज, मेनली chaperones, co-chaperones and oxidoreductase,
and one another is the glycan binding protein, which we will discuss later on if that would be necessary, that the calnexin and calreticulin protein have been involved. And these proteins' basic function is to fold a protein properly. They maintain a cycle in which an unfolded protein is given a time to fold properly again and again. That's it. Now, the chaperones are nothing but the HSP heat shock proteins. Heat shock proteins are of the multiple families, especially in case of the plants. There are many families of the HSP, HSP 60, HSP 70, HSP 90, HSP 100, HSP 110, etc. etc. जो हमने BIP पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन टू ER, उसमें BIP मीडिएटेड पुलिंग इफेक्ट के थ्रू प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करवाया जाता है और ATP एनर्जी को काम में लिया जाता है. वो एक टाइप का HSP 70 फैमिली का प्रोटीन है. तो हमें ये समझ में आ रहा है कि चैपरोन का जो काम है, बेसिकली चैपरोन्स छोटे साइज के कंजर्व्ड प्रोटीन है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेंगे, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो, चाहे यूकैरियोट्स हो, चाहे तो वो यू बैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया, व्हाटएवर यू कैन थिंक. अगर ये नहीं होंगे तो प्रोटीन प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं हो पाएगा, और प्रोटीन अगर प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं हुआ तो फंक्शनल नहीं हो पाएगा, और अगर फंक्शन ही नहीं हुआ तो फिर जिंदा किस बात करें. सो जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है काम का होना, और काम का होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन प्रॉपर्ली काम करे, और प्रोटीन अगर प्रॉपर्ली काम करे तो उसके लिए ज़रूरी है उसका फोल्डिंग, और फोल्डिंग के लिए ज़रूरी है चैपरोन्स. इन चैपरोन्स को कुछ दूसरे और टाइप के छोटे प्रोटीन्स हेल्प कर सकते हैं, जिनको हम को चैपरोन्स कहते हैं. इनको HSP 40 फैमिली इसका एक एग्जाम्पल है, जो कि BIP का को चैपरोन है. अगला पार्ट ऑक्सीडोरिडक्टेज, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में काम करवाते हैं, जैसे कि PDI दैट इज प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज एंजाइम, जो कि प्रोटीन डाइसल्फाइड बॉन्ड का मेंटेन करना या उसको तोड़ना दोनों ही काम ये करवाता है. बेसिकली ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को बनाता है. अब हम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है. पहली चीज, अगर प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन ना हो तो क्या हो जाएगा? क्यों जरूरी है प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन? तो हमें अच्छी तरीके से इस चीज को समझ लेना चाहिए कि जो सेल सेल इंटरेक्शन होता है, उन सेल सेल इंटरेक्शन में जब सेल्स टिश्यू बना रही होती है, यानी जाइगोट में जब डिवीजन होगा, क्लीवेज होगा, क्लीवेज होने के बाद में सेल्स रैंडमली आसपास रहेंगी, फिर उनमें आपस में जब वो टिश्यू फॉर्म बनाने लगेंगी, जब हम उनको बोलते हैं कि वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म में डिवाइड होने वाली है, तो एक लेयर बनती चली जाती है जिसमें आपस में सेल्यूलर कनेक्शंस डेवलप होने शुरू होते हैं. उन सभी कनेक्शंस का टिल द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वो मेंटेन रहेंगे, यानी टिश्यू फॉर्म में वो मेंटेन रहेंगे. हमारे शरीर में, चाहे प्लांट के शरीर में, सभी जगह टिश्यू फॉर्म में सेल्स ऑर्गेनाइज रहती हैं, और इन टिश्यू फॉर्म को जनरेट होने के लिए सेल सेल इंटरेक्शन का होना ज़रूरी है, और सेल सेल इंटरेक्शन का होने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन्स का होना ज़रूरी है, जो कि सेल की सरफेस पे प्रेजेंट रहता है. और इन ग्लाइकोप्रोटीन के बनने के लिए प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन होना ज़रूरी है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्लाइकोसाइलेशन इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट. अगर ग्लाइकोसाइलेशन पूरी तरीके से नहीं होता है तो कैंडिडेट फीटल स्टेज में ही मारा जाएगा, एम्ब्रायो स्टेज में ही मारा जाएगा. सो ये बेसिकली हमने इनके बारे में कुछ रफ आइडिया लिया कि ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन का क्यों ज़रूरी है. दूसरी बात, अगर कुछ प्रोटीन्स का ग्लाइकोसाइलेशन नहीं हो पाता है तो प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं होंगी, तो काम नहीं करेंगी. तीसरी बात, जैसा हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप अगर मिसमैच हो गया है तो वो इम्यून रेस्पॉन्स ट्रिगर करता है, वो इम्यूनोजेनिक हो जाता है. तो उसमें भी जो पूरा का पूरा ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, दूसरे ग्रुप का आ गया, तो ये ब्लड ग्रुपिंग कौन डिसाइड करता है?
ये ब्लड ग्रुप भी ग्लाइकोप्रोटीन ही है। ये ग्लाइकोसिल मोइटी जो प्रोटीन पर अटैच्ड होती है वही तय करती है कि किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, और ए है कि बी है कि ए बी है कि ओ है। सो ग्लाइकोसाइलेशन एक इनएविटेबल पार्ट है लाइफ का, वो होना ही होना होगा। और उसमें सबसे मेजर जो होता है वो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है। और एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के अलावा एक और टाइप का ग्लाइकोसाइलेशन हम पढ़ेंगे जो गोल्जी बॉडी में पढ़ेंगे, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। एनीवे, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन का जैसा हम पहले से कंसिडर कर चुके हैं कि ये ग्लाइकोसिल मोइटी प्रोटीन के एस्परेजिन पे अटैच करी जाती है। तो दो बातें हमें कंसिडर करनी पड़ेगी कि ग्लाइकोसिल मोइटी है कौन सी, यानी ग्लाइकोसिल ग्रुप क्या है वो। तो ये ग्लाइकोसिल ग्रुप 14 कार्बन का 14 शुगर्स का ये बना हुआ होता है। और उन 14 शुगर्स में 2 एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन होंगे, 9 मैनोज रेजिड्यूज होंगे और 3 ग्लूकोज रेजिड्यूज होंगे। तो 2 + 9 + 3 14। ये एक फिक्स ओलिगोसैकेराइड होगा। इस ओलिगोसैकेराइड का सिंथेसिस भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में होगा, और इसको एस्पेरेजिन पे, इलोंगेटिंग प्रोटीन पे, यानी को ट्रांसलेशनली ट्रांसलोकेटिंग प्रोटीन पे इसको स्पेसिफिक लोकेशंस पे लगाया जाएगा, स्पेसिफिक एस्पेरेजिन पे लगाया जाएगा। कहने का मतलब सारे एस्पेरेजिन पे नहीं लगाया सकते। तो हमें कैसे पता चले किस एस्पेरेजिन पे लगाना है और किस पे नहीं लगाना? तो ये तय किया जाता है कि इफ द एस्पेरेजिन इज ए पार्ट ऑफ ए ट्राइपेप्टाइड, यानी 3 लगातार आने वाले अमाइनो एसिड में एक एस्पेरेजिन है, कोई भी अमाइनो एसिड आएगा और उसके बाद में आने वाले अमाइनो एसिड या तो सेरीन या तो थ्रियोनिन है, तो अगर ये ट्राइपेप्टाइड कॉम्बिनेशन होगा तो उस ही एस्पेरेजिन पर ये ग्लाइकोसिल मोइटी यानी ये ओलिगोसैकेराइड अटैच किया जाएगा, और अटैच करवाने वाला एंजाइम ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज। जब इसको अटैच करवाया जाता है, अटैच करवाने के बाद में बड़ी एक खास बात आप नोटिस करने वाले हैं कि अगर प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड हो गया इसको अटैच करवाने के बाद, तो इसके 3 ग्लूकोज और एक स्पेसिफिक मैनोज को हटाया जाएगा, और वो इस बात का सबूत होगा कि प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड हो चुकी है। और तभी उस प्रोटीन को गोल्जी बॉडी के लिए वेसिकल्स के फॉर्म में पैक करके आगे जाने दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं जाने दिया जाएगा। So you can consider this phenomena like that. The oligosaccharide has been synthesized on the rough endoplasmic reticulum membrane. It is transferred to elongating, that means co-translationally translocating protein. And finally, by means of the glycosidase action, 1 mannose and the 3 glucose have been removed, and then only it is moved towards the cis-Golgi phase. So it's all about the glycosylation, and the second important function is the formation of disulfide bond. In eukaryotes, disulfide bonds are exclusively synthesized in rough endoplasmic reticulum lumen. It never synthesized in the cytoplasm. Please mind it. But one can ask that in bacteria there is no rough endoplasmic reticulum. What should we consider? Is there no protein having the disulfide bond? No. That may have, but not within the cytoplasm or the protoplasm of that bacteria. Rather than in bacteria, disulfide bonds are formed in the periplasmic space that is found between the inner and the outer membrane, because there would be only the oxidizing environment that is equivalent to the rough endoplasmic reticulum's lumen, otherwise not. And these disulfide bonds are basically formed by the enzyme PDI, protein disulfide isomerase. So basically हमने यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप के फंक्शंस के बारे में बातें करी, और ये फंक्शंस आप वापस रिकॉल कर लें। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 4 फंक्शन है। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, नंबर 3 प्रॉपर फोल्डिंग एंड द असेंबली ऑफ मल्टीसब यूनिट प्रोटीन, जिसमें ग्लाइकन बाइंडिंग प्रोटीन, कैलनेक्सिन, कैलरेटिकुलिन, ये सब काम करते हैं। एंड नंबर 4 स्पेसिफिक प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी
रेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे गोल्जी बॉडी और वैक्यूल्स और लाइसोसोम से रिलेटेड। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।